हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री अर्थात इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। अर्थात अभिकर्मक है तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, अर्थात वे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक कहा जाता है। और ये सीमांत अभिकर्मक कब होगा, इस चीज को समझने के लिए आज का ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखें। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही अभिकर्मक होता है अर्थात एक ही क्रिया कारक होता है तो वह स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया करता है और जितनी मात्रा उस अभिकारक की ली जाती है वह संपूर्ण मात्रा उत्पाद अर्थात क्रिया फलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है या लाइमस्टोन होता है, उसे जब गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जितनी मात्रा आप इसकी लेंगे वह पूर्ण रूप से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह अकेला ही अभिकर्मक है इस अभिक्रिया में जो कि क्रिया कर रहा है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से क्रिया करेगा। और उसके अलावा फिर इसकी स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप जानते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के बराबर होता है, और उसके बाद 56 होता है, ये होता है, सब आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यदि किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक हैं, क्रिया कारक हैं, तो उन क्रिया कारकों की मात्रा एक दूसरे को प्रभावित करती है। वे अभिकर्मक स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए यदि मैं एक प्रश्नावली लेता हूं, ये प्रश्नावली, और मैंने इसमें इतना CaCO3 डाल दिया और इसमें केवल 5 बूंद मैं HCl की डालता हूं, ये 5 Cl की बूंद मैंने डाल दी, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और क्रिया होना बंद हो जाएगा। इतनी एक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा यहीं बच जाएगी और क्रिया रुक जाती है। इसलिए यहां पर ये जो HCl है इसने इस क्रिया को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो कम मात्रा होने के कारण से यह अभिक्रिया में यहां जल्दी समाप्त हो जाएगा, पहले समाप्त हो जाएगा, और पहले समाप्त होने के कारण से क्रिया रुक जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट शेष बचा रहेगा। इसलिए जब इस HCl को यहां क्या कहेंगे कि सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। अर्थात हम सामान्य रूप से अभिक्रियाओं में बिना सामान्य अभिक्रियाओं में जो मात्रा लेते हैं अभिकारकों की, वो उनमें से एक अभिकारक की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं और दूसरे अभिकारक की मात्रा कम ले लेते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है वह पहले समाप्त हो जाता है और क्रिया रुक जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्पाद के हिसाब से अपूर्ण अभिक्रिया कहते हैं कि जितने अभिकर्मक हमने लिए थे, जिस मात्रा में अभिकर्मक हमने लिए थे, वो पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए उन अभिक्रियाओं को हम यहां पर क्या कहेंगे? अपूर्ण अभिक्रिया कहेंगे। अपूर्ण अभिक्रिया। तो इसलिए प्रश्न ये उठता है कि यदि हमें
पूर्ण अभिक्रिया करवानी है, अर्थात जो मात्राएं हम अभिकारकों की लेते हैं वो समस्त पूर्ण की पूर्ण मात्राएं अभिकारकों में परिवर्तित हो जाए, तो हमें किस आधार पर मात्राएं, अभिकारकों की मात्राएं या क्रियाकारकों की मात्राएं लेनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने को संतुलित समीकरण के आधार पर मात्राओं को लेना अति आवश्यक है। जैसे यहां दूसरे केस में मैंने बताया कि जब इसी CaCO3 को HCl के साथ क्रिया करवाते हैं, समीकरण तो हमारी ये बन जाती है, लेकिन मात्रा मैंने 5 ही बूंद ली है, तो सारा कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि HCl की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण से HCl सीमांत कहलाएगा। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, अब आप क्या करेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 2 मोल से क्रिया करिए, ये अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आपने कैल्शियम का 1 मोल का 100 ग्राम हो गया, HCl यहाँ पर 2 गुणा 36 73 ग्राम हो गया, तो इतना बन गया, 1 मोल का मान आ गया। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट तो 100 ग्राम ही लिया है, लेकिन HCl यहां पर मैंने 36.5 ग्राम लिया है, तो बोलो अभिक्रिया कैसे होगी? क्योंकि यहां पर ये मात्रा मैंने कम कर दी और इसके हिसाब से तो ये आधी कम कर दी। यहां आधी कम हुई है, तो यहां पर ये जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से 50 ग्राम तो क्रिया कर जाएगा और 50 ग्राम तो क्रिया कर गया और 50 ग्राम शेष बचा रह जाएगा, क्योंकि 73 ग्राम 100 ग्राम से क्रिया करता है, जो क्रिया पूर्ण होती है। तो यहां मैंने इसका आधी क्रिया ली है, इसलिए 50 ग्राम शेष बच जाए। इसलिए यहां पर इस HCl की मात्रा कम होने से ये क्रिया क्या कहलाती है? HCl कम होता है। अतः अब प्रश्न ये उठता है कि हमें अभिकारकों की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो नंबर 1, अभिकारकों की मात्राएं संतुलित समीकरण के आधार पर लेनी चाहिए। 2 बात कि यदि हम संतुलित समीकरण के आधार पर मात्राएं नहीं लेते हैं तो एक अभिकर्मक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, दूसरे अभिकर्मक की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण से कम मात्रा वाला अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है और वह अभिक्रिया के उत्पाद को रोक देता है। उसे फिर हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अतः सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा ये हो जाएगी कि वह अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है और उत्पाद की मात्रा का उत्पादन बंद कर देता है, अर्थात उसकी मात्रा को लिमिट में ले आता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है, उस क्रियाकारक को हम सीमांत अभिकारक क्रियाकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए अब मैं आपको और समझाता हूं कि आप इस सीमांत अभिकर्मक का डिसाइड कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन। यहां पर तो मैंने बता दिया मात्रा कम है, केवल एक मात्रा ही इसका वो नहीं है। आपको किस प्रकार से मात्रा इनकी करना है ये आपको मैं अब बतलाने जा रहा हूं। तो यहां उदाहरण के लिए ये मैंने जब अभिक्रिया A और B की अभिक्रिया करवाते हैं और ये मैंने मॉलिक्यूल ले लिए हैं, A के 10 मॉलिक्यूल लिए हैं, अणु 10 अणु, यहां पर 8 अणु लिए हैं। तो इस अभिक्रिया में आपको ये पता लग रहा है कि ऊपर वाली क्रिया संतुलित समीकरण जो है वो हमें ये बतला रही है कि ये 1:1 में क्या है क्रिया कर रहे हैं, 1 मोल इसका, तो 8 अणु 10 अणु में से 8 के साथ क्रिया कर जाएंगे और 2 यहां पर क्या होगा, शेष बच जाएंगे। अतः इस स्थान के ऊपर यहां 8 अणु बनेंगे AB के और ये 8 अणु की पहले समाप्त हो जाते हैं। अतः इस केस में B जो है
वो सीमांत अभिकर्मक है। अब यहां पर आपने मात्रा के हिसाब से बता दिया, बी सीमांत अभिकर्मक है। इस केस में अब मैंने 8 अणु उसके लिए 10 इसके लिए रिवर्स कर दिया तो भी वही बात होगी। और यहां पर हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर ये 8 अणु, यहां पर क्या है कि ए सीमांत अभिक्रिया सीमांत है। तो मात्राओं के आधार पर आपको सहायता तो मिल गई कि सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, पहचान लिया आपने। लेकिन और सुनिए, अब ये क्रिया, इस क्रिया को देखो ध्यान से कि a प्लस 2b AB2 बनाता है। इसमें मैंने इतने लिए, ये 8 अणु उसके लिए और 10 अणु इसके लिए। तो ऊपर वाले केस में तो A सीमांत हो गया, ये सीमांत हो गया क्योंकि इसकी मात्रा कम है। वास्तव में अब आप बताओ कि इनमें से कितने अणु बनेंगे AB2 के। यदि आपने कह दिया 8 अणु बनेंगे तो गलत है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसमें आपको क्या करना है कि इस अनुपात में, ये जो अनुपात है यहां 1:2 में क्रिया करते हैं। कितने अनुपात में? 2। तो इसका मतलब यहां ये हो गया कि 2b अणु को 1 A का अणु चाहिए, 2। तो यहां टोटल 1 को कितना चाहिएगा? 1/2। और यहां कितने हैं? 10 हैं, तो 10 को चाहिएगा 1/2 गुना 10 बराबर 5 अणु एक ही चाहिए। इस इन 10 अणुओं को 5 अणु चाहिए और 3 अणु जो हैं वो बच जाएंगे। 3 अणु क्या होंगे? बच जाएंगे। 5 अणु क्रिया करके यहां पर 5 तो बना लेंगे और 3 अणु बच जाएंगे। अब बताओ यहां पर सीमांत अभिकर्मक कौन है? सीमांत अभिकर्मक यहां पर ये बी है, बी, क्योंकि इसकी मात्रा कम पड़ गई। इस मात्रा तो कम पड़ गई, वो तो बात ठीक है, लेकिन मात्रा जो कम है उसको, उसका निर्धारण कैसे करेंगे? फिर प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न तो ये आ गया कि सीमांत अभिकर्मक वे हो गए जिनकी अभिक्रियाओं में मात्रा कम होती है। लेकिन दूसरी बात प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सीमांत जो मात्रा कम है इसका निर्धारण कैसे करेंगे? इसका निर्धारण करने के लिए संतुलित समीकरण में जो मोल के अनुपात होता है, स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात होता है, उसको स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कहेंगे। जैसे इस समीकरण में यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जो अनुपात है वो 1:2 है। इससे आप डिसाइड करेंगे, इससे डिसाइड करेंगे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। यदि 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को की 164.25 ग्राम HCl से क्रिया करवाई जाए, ये HCl है, ये इन दोनों की क्रिया करवाई जाए तो CO2 की मात्रा कितनी बनेगी? CO2 की मात्रा बता दो, CO2 की मात्रा कितनी बनेगी? इसलिए मात्रा यहां पर ये कितनी है? कम है, और ये कितनी है? ज्यादा है। इससे पता नहीं, सबसे पहले इनको मोल में परिवर्तित करना पड़ेगा। किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा? मोल में। इसलिए 250 को आप भाग देंगे 100 का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का भार, उसका मोलर मास जो होता है, उसका अणुभार जो होता है, आणविक भार जो होता है वो 100 है। इसलिए इसको 100 का भाग देंगे और यहां CaCO3 5 मोल आ गया, 5 मोल। और इसको आप क्या करेंगे? HCl के 1 मोल का भाग देंगे। HCl के 1 मोल का आणविक भार कितना होता है? 36.5 होता है, 36.5 होता है। इसलिए जब इसको भाग देंगे तो ये मेरे ख्याल से 36, 72, 4.25 मोल हो जाएगा। अब आप इसको जब भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा? 4.2 मोल आ जाएगा। अब आप सोचो कि मात्रा किसकी ज्यादा है? मात्रा तो इसकी ज्यादा है,
और इसकी मात्रा कम है अभी, तो यदि आप इस मात्रा को भी देख करके ये कह देंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सीमांत अभिकर्मक है, ऐसा नहीं करना है। आपको फिर क्या करना है, यहां पर इस अभिक्रिया में आप देखेंगे इस अनुपात को ध्यान रखेंगे, इस अनुपात को, इस अनुपात को, एक अनुपात। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि 1 मोल CaCO3 को, 1 मोल CaCO3 को 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है। इसलिए यहां कितने मोल हैं, 2.5 मोल हैं। 2.5 मोल CaCO3 को 2 गुना 2.5 किया, यानी 5 मोल की आवश्यकता होगी, 5 मोल की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार से निकाल लो आप इसको। तो ये जी 5 मोल, यहां कितने मोल हैं, यहां तो देखिए 4.2 मोल ही है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी कि यहां कौन वो हो गया, किसकी मात्रा कम पड़ी, HCl की मात्रा कम। वो 5 मोल चाहिए इसको, लेकिन यहां कितने 4.25 मोल है। इसलिए ये HCl इस केस में, HCl इस केस में सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। पहले ये पता करेंगे। आशा करता हूं आप समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण थोड़ा सा आपको समझ करके करना है। ऐसे ही नहीं है कि सीधी मात्रा देख दी और मात्रा देखने की नहीं, आपको इस कर से करना है, इससे करना है। और इसमें क्या चीज है कि आप इससे कर लेंगे। अब उसके बाद में आपको ये देखना है कि CO2 कितनी बनी। अब CO2 में आप ये सोचो कि ये 2.5 ग्राम CaCO3 से बनाओगे या इससे बनाओगे, दोनों में से एक लेना पड़ेगा, दोनों में से एक लेना पड़ेगा। अब से सोचो कि पूर्णतया वह अभिकर्मक कौन है, कौन सा है जो पूर्णतया समाप्त हो गया है। पूर्णतया तो ये समाप्त हो गया, इसकी तो कुछ मात्रा बच जाएगी। इसलिए आप इस समीकरण को लेंगे, फिर यहां पर आएंगे कि 2 मोल HCl से, अर्थात आपको सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण करने के बाद में ये जो मात्रा बतानी है वो सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बताएंगे। तो यहां सीमांत अभिकर्मक, अब यहां इस समीकरण फिर आएंगे यहीं कि 2 मोल HCl से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये लिखेंगे 1 मोल से। तो यहां पर 2 मोल HCl देता है 1 मोल CO2, इसलिए 1 मोल से बनेगी 1/2। और आपके कितने मोल हैं, 2, 4.25 मोल है, 4.25 मोल है। तो ये 4.25 के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। इतना आपको 2 मोल से बनती है 1 मोल, इसलिए 4.25 से जितनी भी बने वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसलिए इसको जितना भी आंसर आता है, अब ये क्या करना है आपको कि ग्रामों में यदि बांटना है तो इसको वापिस 44 का गुना कर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये आप इसको समझ गए होंगे। इनको समझाने के लिए मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल और करवा देता हूं। एक न्यूमेरिकल लिखिए कि इथेन का, एथीन का हाइड्रोजनीकरण देख लो। एथीन का CS डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये 49 ग्राम, ये हो जाएगा 12, 24 और 4, 28, 4 ग्राम C2H4 प्लस 3.2 ग्राम हाइड्रोजन लेकर के मैंने क्रिया करवाता हूं, तो कितनी C2H6 बनेगी, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो पहले प्रश्न समझ लो कि 49 ग्राम एथीन को या इथाइलिन को
3.2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाने पर कितनी इथेन बनेगी? C2H6 बनेगा। ये आपका सवाल है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले समीकरण लिखनी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन CH3 CH3, ये आपके आ जाएगी। फिर आप इसको करेंगे 1 मोल CH2 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल, ये बनता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब आपने मात्रा ली है 49 ग्राम, ये 49 ग्राम तो मात्रा आपने इसके लिए, और 3.2 लिया है आपने ग्राम हाइड्रोजन ली। इन दोनों में पहले ये निर्धारित करना है कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो सीमांत अभिकर्मक को निर्धारण करने के लिए पहले आपको मोल में परिवर्तित करना पड़ेगा, ग्राम मात्रा को मोल में परिवर्तित करना पड़ेगा। नहीं तो बड़ा सरल है कि ये है सीमांत अभिकर्मक, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल में। इसलिए 49 ग्राम को आप मोल में परिवर्तित करेंगे तो इस एथीन का अणुभार, आणविक भार कितना है उससे भाग देना पड़ेगा 28। 24 और 4 28, 28 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 7 से 49 हो जाएंगे, 4 से ये हो जाएंगे, तो ये 1.75 मोल आ जाएगा। अर्थात आपने मोल 49 ग्राम को मोल में परिवर्तित करोगे, और इस हाइड्रोजन 3.2 है, इसको कितने का भाग दिया, 2 का दिया, ये 1.6 मोल आ गया, 1.6 मोल आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि इस समीकरण में ये क्या कहता है, 1 मोल से क्रिया करता है, 1 मोल से क्रिया करता है। इसलिए यहां इतने मोल से क्रिया करने के लिए कितना वो चाहिए हाइड्रोजन, 1.75, तो ये मात्रा कम रह गई। इस अनुपात से देखोगे ये मात्रा कम रह गई। आपने यहां से निकाल लिया कि 1 मोल एथीन से 1 मोल चाहिए, तो 1.5 से कितने चाहिएगी, 1.75 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन हाइड्रोजन कितनी है आपके पास में, 1.6 मोल है। अतः हाइड्रोजन यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, सीमांत अभिकर्मक है। और सीमांत अभिकर्मक कितनी मात्रा है, 1.6। ये 1.6 पहले खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। इसलिए जो ये एथीन बनेगी वो 1.6 के आधार पर बनेगी, ये इथेन। तो अतः यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन, मैं अलग थोड़ा साफ कर देता हूं यहां पर आपको, कि 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल C2H6 बनती है। तो इसलिए हम मोल कितनी हाइड्रोजन, कितना है हाइड्रोजन, अब ये नहीं लेंगे, ये इतना ही लेंगे, क्योंकि ये मात्रा इतनी ही है, 1.6 मोल है, इतनी तो चाहिए अपने को, लेकिन मात्रा कम रह गई ये तो, और कम रह गई तो 1.6 मोल से बनेगी 1 बराबर 1.6 मोल C2H6 बनेगी। अब यदि आपको इन्हें ग्रामों में बताना है तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू इसका इथेन का, एथेन का कितना होता है 24 और 6 30, अर्थात 30 से गुना कर देंगे, 16 48, 4.8 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, 4.8 ग्राम। इस प्रकार से आप इन अभिक्रियाओं को करेंगे। तो यहां पर 16 के 48, 48 ग्राम जो है आपकी इथेन इस केस में बन जाएगी। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देता हूं आपको मैं, वो उदाहरण आपका बड़ा ही पॉपुलर है। दूसरा जो उदाहरण देता हूं मैं, वो लिखिए आप कि 56 ग्राम नाइट्रोजन, ये 56 ग्राम नाइट्रोजन लिया आपने, कि क्रिया आपने हाइड्रोजन लिया जिसको ग्राम ने कहकर के मैं आज केजी करता हूं, और आपने 10 केजी हाइड्रोजन से क्रिया करवाई। ये दोनों क्रिया करके अमोनिया बनती है,
और अमोनिया की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो पहले प्रश्न समझ लो कि 56 किलोग्राम नाइट्रोजन की जब 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है तो कितनी अमोनिया बनेगी, या अमोनिया की मात्रा ज्ञात कीजिए, नंबर 1। और अमोनिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको बगैर लिमिटिंग या सीमांत अभिकर्मक के आप अमोनिया की मात्रा को ज्ञात नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रश्न अपने आप ही बन जाता है कि सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण कीजिए। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण करो और अमोनिया की मात्रा ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करो? समीकरण लिखोगे N2 plus 3S2 2NH3 और इसका H2 की बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको 1 मोल लिखेंगे, 3 मोल लिखेंगे और 2 मोल लिखेंगे। ये आपको जैसा अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में काम करते हैं। अब मात्रा कितनी है तुम्हारी? 56 kg और मात्रा कितनी है? 10 kg। kg को मैं ग्राम में चेंज कर देता हूं। 56 × 10⁻³ 1000 का गुना कर दिया तो ये ग्राम में बन गए, और ये 10 × 10⁻³ बराबर ये ग्राम में परिवर्तित हो गए। अब ग्राम में तो परिवर्तित कर लिया। अब नाइट्रोजन का कितना भार होता है? एक का आणविक भार 56, इसको आप यहीं पर भाग देता हूं। कितने का भाग देंगे? 28 का। और इसको कितने का भाग देंगे? 2 का। तो यहां पर आ गए 2 × 10⁻³ मोल। ये मोल में लिखेंगे अणुभार का भाग देने के बाद में। ये कितना है? 5 मोल। 5 × 10⁻³ मोल। ये आपने मोल में निकाल लिया। तो क्या किया मैंने? मात्रा 56 kg ले ली। 56 kg को ग्रामों में 10 गुना 1000 का गुणा किया, 1000 का गुणा किया तो ग्राम में परिवर्तित हो गए। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 होता है, 28 का भाग दे दिया, इसको 2 का भाग दिया, तो ये आपके मोल आ गए। इन दोनों में अब ये डिसाइड करोगे कि किसकी मात्रा कम है। मात्रा तो इसकी कम लग रही है ना, मात्रा तो नाइट्रोजन की कम लग रही है, इसलिए नाइट्रोजन मुझे क्या चीज है? सीमांत अभिकर्मक लग रहा है। लेकिन ऐसा है या नहीं है, ये निर्धारित करना पड़ेगा। यहां पर आप ये देखेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल चाहिए, तो 2 मोल नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 2 मोल नाइट्रोजन को तो 6 मोल चाहिए, 6 मोल चाहिए। लेकिन यहां पर तो 6 5 ही हैं, ये 10 गुना पावर को छोड़ो, तो 2 को आपको यहां जो किलोग्राम में लेंगे तो 3 गुना चाहिए, अर्थात 2 × 3 को लगा 2 × 10⁻³ को चाहिए। 1 को कितने चाहिए? यहां ऐसे भी कर लो कि 1 मोल को चाहिए 3 मोल, तो 2 × 10⁻³ को चाहिए 3 × 2 × 10⁻³ बराबर 6 × 10⁻³ मोल चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट जो है, चाही गई अमाउंट हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 6 × 10⁻³ होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए सीमांत अभिकर्मक कौन है, ये निर्धारित करना तुम्हारा काम बन जाता है। यहां ज्यादा है मात्रा इसकी, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से मात्रा कम रह गई है, इसलिए यहां पर सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये अमोनिया कितनी बनेगी। तो अमोनिया आपको सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बतानी है। अमोनिया किसके आधार पर बतानी है? सीमांत अभिकर्मक के आधार पर बतानी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर कितनी चाहिए? 6 × 10⁻³ मोल की आवश्यकता है।
लेकिन ये कितने हमारे पास 5 मोल है, मात्रा कम रह गई है 6 से, अतः सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन है। अब ये समीकरण पे फिर यहां पर आ जाओ कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। कर लेंगे आप, लिख लेंगे, साफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूं। 3 मोल से और 1 मोल से 2/3 और कितने से कितनी है? 6 मोल से नहीं, 6 तो चाहिए, हमारे पास है कितनी? 5, यही अमोनिया देगी। इसलिए यहां पर 5 × 10⁻³ तो ये 2 × 5 10/3 यानी कि 3.3 कर दो गुणा 10⁻3। ये आपके क्या हो गया कि ये मोल में आएंगे, अभी ये मोल है, और फिर आप क्या करेंगे 3.33 गुणा आप 17 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक अमोनिया का अनुभाग कितना है? 14 और 3 17। तो आप इसको गुणा कर लेना, 17 × 51, 17 × 51 6, 17 × 51 5 6 56, ये 56.6 × 10⁻³ ग्राम, और फिर लास्ट में कर देंगे 56.61 kg। वापिस 3 को हटा दो तो वापिस केजी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको 3 का गुना दिए 17 का गुना देख लेना भाई, ठीक है कि नहीं है। 56 ठीक ही होगा, चलो बढ़िया है, और ये 56.1 kg आ जाएगा। आशा करता हूं आप सीमांत अभिकर्मक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कैसे सीमांत अभिकर्मक को पहचानेंगे? मात्रा तो कम होती है, लेकिन लास्ट में ये जो अनुपात है, स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात है, संतुलित समीकरण का जो अनुपात है, उसके आधार पर आपको सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण करना है, और सीमांत अभिकर्मक की जितनी मात्रा होती है उसी के आधार पर आपको उत्पाद, अमोनिया का उत्पाद, एथीन का उत्पाद की मात्रा भी आपको ज्ञात करनी है। आशा करता हूं आपको सीमांत अभिकर्मक अच्छा है, समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, और जिससे मुझे भी पता लगे, मैं भी उत्साहित होऊंगा कि मेरा बनाया गया वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।